मेरा इंट्रोडक्शन कर दिए। मैं नदीम गौरी जोगेश्वरी से। तो आप लोग सबको मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार एंड अ गुड हेलो टू यू ऑल ऑफ यू। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत से पेरेंट्स भी हैं, वालिदैन भी हैं और टीचर्स भी आए हैं यहाँ पे। तो हम लोग ये प्रोग्राम जो है ना, इसको फुल फ्लेज एक स्पीच नहीं रखेंगे। इसमें हम लोग एक काम ये करेंगे कि मेरे पास 1 घंटे का टाइम है और उस 1 घंटे में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा करियर के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूँ। और इसके साथ में ही हम लोग एक 15 मिनट का जो है ना एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। उसमें ऐसा है कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप पूछना चाहते होंगे, अपने टीचर से नहीं पूछ पाते होंगे, अपने फ्रेंड से पूछते होंगे आप लोग, लेकिन उनके पास उनका जवाब नहीं होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है ये क्वेश्चन जो सवाल जो है आप लोग अपने पास रखिए नोट करके, और फिर सेशन जब ख़त्म होगा, जब मैं आपको इशारा दूंगा, तब आप लोग क्वेश्चंस पूछिए मुझसे ताकि मैं आपको उनका जवाब दे सकूं। तो ये जो प्रोग्राम है आज का, करियर गाइडेंस के बारे में बताया गया। आप लोगों को क्या लगता है करियर गाइडेंस क्या होता है? करियर गाइडेंस है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप उसकी घर में परवरिश करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, उसको अच्छी बातें सिखाते हैं और उसको फिर स्कूल में भेजते हैं ताकि स्कूल में जाके वो इल्म एजुकेशन हासिल कर सके, जो सबको करना है। लेकिन एक ऐसा वक्त आता है कि बच्चा जब 6, 7, 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड तक पहुंचता है तो उसके बाद में उनको ये डिसाइड करना होगा कि उनको आगे ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, 5th में पढ़ रहे हैं, 6th में पढ़ रहे हैं, 9th में हो गए, 10th में आ गए, लेकिन ज़िंदगी में आगे क्या करना है उनको मालूम नहीं है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम सबको ना एक मकसद चुनना होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं गोल सेटिंग, GOAL। वो गोल फुटबॉल का गोल नहीं बोल रहा हूँ, वो भी एक गोल होता है जो हॉकी में, फुटबॉल में लोग खेलते हैं और गोल स्कोर करते हैं। उसी तरह से ज़िंदगी के अंदर भी जो होता है ना, एक आपको मकसद चुनना होगा। उसके अंदर छोटे मकसद होते हैं, बड़े मकसद होते हैं। छोटे मकसद ये होंगे आपके शॉर्ट टर्म गोल, जिसको बोलते हैं कि आप अभी 10th का एग्ज़ाम जो बच्चे देने वाले हैं या जो बच्चे 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनका मकसद होगा कि भाई अच्छी तरह से पढ़ाई करो और एग्ज़ाम अच्छे नंबर से क्लियर करो आप। ये आपका शॉर्ट टर्म गोल हो गया। और लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा? लॉन्ग टर्म गोल ये होगा कि आप लोग ज़िंदगी में क्या करना चाहोगे आगे। कुछ पढ़ोगे, कुछ कामयाबी करोगे। अगर आपको कुछ को किसने कहा कि मुझे बिज़नेस करना है, तो बिज़नेस करने के लिए भी आपको अक्ल सलीम सलाहियत होना चाहिए आपके पास में। अगर आपके पास में सलाहियत नहीं होगी, एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आप कुछ नहीं कर सकोगे। अच्छे कैरेक्टर के साथ में आपको पढ़ाई लिखाई और साथ में उसके गोल आपको सेट करोगे ना, तभी आप ज़िंदगी में जाके कोई एक मुकाम तक पहुंच सकोगे। तो इसलिए गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर कोई इंसान जो है ना, देखो छोटा से छोटा इंसान भी जो है ना, कोई सोचता है कि भाई मुझे कुछ एक मुकाम हासिल करना है। कोई सोचता है कि मैं एक आर्किटेक्ट बनना चाहूँगा, कोई सोचेगा कि मुझे नर्स बनना है, कोई बोलेगा मुझे डॉक्टर बनना है, या कोई सोचेगा कि नहीं मैं कुछ अच्छी पढ़ाई करके अच्छा काम कर सकूं ताकि मैं मेरे पेरेंट्स को, मेरे वालिदैन को उनकी खुशियां दे सकूं और ज़िंदगी में अपना भी अच्छा नाम कर सकूं। तो ये सब सोचने के लिए, ये गोल अदा करने के लिए आपको एक मकसद बना के चलना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को जब तक आप लोग अपना मकसद नहीं बनाओगे ना, तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकोगे आप लोग। क्योंकि वक्त इतना हो गया है ना कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि इंडिया के हर स्टेट के अंदर ना एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे पुलिस रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम होता है, अभी महाराष्ट्र के अंदर भी पुलिस रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम हुआ और हर स्टेट के अंदर होता है। उसमें आप जानते हो कि उसमें मिनिमम 12th पास होता है। मिनिमम 12th पास, HSC ग्रेजुएट जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनकी हाइट, बॉडी फिटनेस वगैरह देखने के बाद में उनको सिलेक्शन होता है। लेकिन उसके लिए भी ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, लॉ ग्रेजुएट्स भी अप्लाई करते हैं ये पोस्ट के लिए। और ये सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर नहीं बात कर रहा हूँ, हर स्टेट के अंदर ये हिसाब है। तो आप ये समझो कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो कई मुकाम पे नहीं पहुंच पाओगे। और हर अल्लाह ताला ने भी ये कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि आपको अगर इल्म हासिल करना है ना, तो आप उस ज़माने में कहा था कि चीन तक जाओ। अभी आपको चीन जाने की मतलब वो बोलने का मकसद ये है कि आपको अगर पढ़ाई करना है तो उसके लिए आपको जुनून होना चाहिए कि आप इल्म हासिल करने के लिए आप दूर तक जाइए और पढ़ाई कीजिए और अपने पेरेंट्स का, अपने वालिदैन का भी नाम रोशन कीजिए, अपने गली का, इलाके का,
अपने मोहल्ले का नाम रोशन करूं। अभी इसके साथ में हम लोग ये देखेंगे कि भाई आप लोग अभी बहुत से बच्चे 9th में है, 10th में है अभी, है ना। कोई बच्चे 10th में होंगे, कोई बच्चे 9th में है। अभी नेक्स्ट ईयर जो है ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि आपका जो अभी जो बच्चे 10th में है ये साल, उनको ये साल तो बोर्ड एग्ज़ाम देना होगा, अगले साल भी बोर्ड एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि बोर्ड जो है अभी 11th में चला जाएगा। ये बात बहुत ध्यान रखो, जो ये साल 10th में है उनको नेक्स्ट ईयर भी बोर्ड 11th का भी बोर्ड आएगा कंपलसरी। जो ये बच्चे 9th में है वो उनको 10th में नेक्स्ट ईयर बोर्ड नहीं आएगा, उनको 11th में बोर्ड आएगा। तो इस तरीके से आप लोग अभी, मैं आपको बेसिक से बात बताता हूँ पहले। जैसे आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ को मैथ्स में डिफ़िकल्टी आती है कि नहीं आती, मैथ्स में डिफ़िकल्टी आती है, किसको लैंग्वेजेस में डिफ़िकल्टी आती है, किसको साइंस में डिफ़िकल्टी आती है। तो जो डिफ़िकल्टी आती है ना, वो डिफ़िकल्टी को अपनी उसको कमज़ोरी मत बनाओ, उसको कोशिश ये करो कि आप अच्छा पढ़ाई करो। आपके वालिदैन, आपके पेरेंट्स आपके पीछे बहुत पैसा खर्चा करते हैं। अभी आप लोग को ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अभी आप लोग को क्या है, सबको पॉकेट मनी मिल जाती है, आप लोग को डब्बा मिल जाता है खाने का, आपके एक्सपेंसेस जो हैं पढ़ाई लिखाई के, यूनिफॉर्म वगैरह, आपकी फ़ीस, सब आप लोग की पेमेंट करते हैं आपके पेरेंट्स, आपके वालिदैन। लेकिन आप लोग ने कभी सोचा है कि ये पैसा कैसा कमाते हैं वो लोग, कितनी मेहनत करते हैं। आपके वालिद, आपकी वालदा, बहुत सी जगहों पे घरों में होता है कि सब बेटा पाँचों उंगली एक जैसी नहीं होती है। कोई लोगों को अल्लाह ताला ने ज़्यादा नवाजा है, कुछ लोगों को कम नवाजा है। तो जो लोग हैं, लेकिन वो लोग अपने कोशिश ये करते हैं कि भाई अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दे सकें, अच्छा एजुकेशन दे सकें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जो है ना उसका फ़िक्र अदा करो। अब जिस दिन आप लोग सोचोगे ना कि भाई मेरे पेरेंट्स, मेरे वालिदैन मेरे लिए कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, अपने सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, उनकी अपनी अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं कितनी सारी, ताकि आप लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ सको, कोई अच्छा मुकाम अदा कर सको और अच्छे कैरेक्टर, अच्छे असबाब के साथ में एक अच्छा इंसान बन सको। तो ये जब आप लोग सोचोगे ना तो आपके अंदर एक चेंज आएगा, और वो चेंज आना बहुत ज़रूरी। कि आज का हालात जो ऐसा है ना कि मतलब स्टूडेंट जो है ज़्यादा इतने सीरियस नहीं है, पढ़ाई की तरफ भी, दूसरी तरफ भी गलत गलत आदतों में पड़ जाते हैं, गलत दोस्तों की संगत पड़ जाते हैं। टीवी, मोबाइल तो अभी कॉमन हो गया है बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा। लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि आप लोग पेरेंट्स भी और बच्चे भी जो हैं वो इस बात पे ध्यान रखो कि अगर आप लोगों को कोई टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, तो थोड़ा एक टाइम सेट करो। ज़िंदगी में अगर टाइम सेट नहीं करोगे ना तो वक्त आपके लिए रुकेगा नहीं। वक्त, टाइम विल नेवर स्टॉप फॉर यू, टाइम विल रन अवे। मैं आपको मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मैंने भी आपकी तरह ही एक स्कूल में पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डबल पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने हासिल किया है वाइल आई वॉज वर्किंग ऑल्सो। और मुझे 20 ईयर्स का कॉर्पोरेट वर्क एक्सपीरियंस है। इसीलिए मैं आज आपको इस बात बता रहा हूँ कि ये बहुत कड़वी बात है लेकिन बहुत सच्चाई की बात है। जितनी जल्दी आप लोग अगर समझ में आएगा ना तो उतना मेहनत आप लोग शुरू करोगे। अगर आप लोग अभी स्कूल में हो या कोई 11th 12th में आया है तो उसको भी बहुत ज़रूरी है कि मेहनत, अच्छी तरह से मेहनत करोगे तो ज़िंदगी आप लोग के लिए ईजी होगी। क्योंकि कंपटीशन जो है ना इतना ईजी नहीं है। अगर कॉलेज में भी एडमिशन लेना है आपको तो इतनी आसानी से एडमिशन्स नहीं मिलते हैं। अभी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बहुत से स्टूडेंट्स हमको फ़ोन करते हैं और बहुत से पेरेंट्स भी फ़ोन करते हैं कि हमारे बेटे को एडमिशन नहीं मिला, 60% आ गया, 70% आ गया, लेकिन उनको चाहिए साइंस में एडमिशन, लेकिन उनके बच्चों का परसेंटेज इतना नहीं है। किसी को आर्ट्स में चाहिए लेकिन परसेंटेज आया 35-38%, तो कॉलेज में, अच्छी कॉलेज में कहाँ एडमिशन मिलेगा आपको? कैसे पढ़ाई करोगे आप? अगर आपको 10th के बाद में ITI भी करना है, जैसे आपको टर्नर फिटर बनना है, किसी को कारपेंटरी करना है, ITI प्लम्बिंग करना है, उसके लिए भी कंपटीशन है। ऐसा नहीं कि कहीं भी एडमिशन आपको आराम से कहीं भी नहीं मिलेगा। ये बात आप लोग बहुत ध्यान से सोच लीजिए कि एडमिशन्स मिलना बहुत मुश्किल है। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि सीट अगर एक है ना तो लोग 50 हैं। उसी तरह से जैसे आप काम करने जाओगे आगे बढ़ के तो वैकेंसी एक रहेगी, आने वाले वहाँ 20-25 रहेंगे। तो जो सबसे अच्छा रहेगा, अच्छी मालूमात जिसने हासिल किया रहेगा, जिसका स्कूल का बैकग्राउंड, स्कूल में इंफॉर्मेशन बराबर है, उनका मैथमेटिक्स वो लोग भूले नहीं है, तो वो लोग आगे कर सकेंगे अच्छा। अभी जो आप में से अंदर, मैं आपको जो बेसिक्स जो क्वालिफिकेशंस होती हैं, जैसे 10th के बाद में भी जो बच्चे 9th में हैं या बच्चे 10th में हैं वो लोग आगे पढ़ना चाहते हैं आगे, तो पढ़ने के लिए आपको सबसे पहला ज़रूरी है ना कि आप लोग को तो ये मालूम होगा कि आर्ट्स की फील्ड होती है, साइंस की फील्ड होती है, डिप्लोमा करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जो है ना
आपके अंदर क्या सलाहियत है आपको भी मालूम नहीं है अभी, क्योंकि आप लोग जो है 15-16 साल की जो उम्र होती है ना, उसको हम लोग साइकोलॉजिकल टर्म में एडोलेसेंस की एज बोलते हैं, जो एक ऐसी उम्र है कि आप लोग 4 रास्ते पे खड़े हो, आपको मालूम नहीं कि मुझे कौन सा रास्ता सही जाना है। कोई ऐसा होगा ना कोई नेक असबाब के लिए जाने वाला रास्ता है, लेकिन आपके दोस्त बोलेंगे नहीं यार छोड़ो वो बात, चलो उन पिक्चर देखेंगे, चलो मोबाइल देखेंगे, चलो यहाँ मस्ती करेंगे। लेकिन आपको वो बोलेंगे कि आप मस्जिद में मत जाओ, या आप अभी नमाज मत पढ़ो, बाद में पढ़ना, या अभी आप खेल कूद करो या टाइम पास करो, और उसमें आपका वक्त गुजर जाएगा। तो उसी तरह से हर चीज़ के लिए ना बहुत ज़रूरी है कि आपको सबसे पहला जो बच्चे भी 9th में हैं या जो बच्चे भी 10th में गए हैं, उन लोगों को है ना अपना एक एप्टीट्यूड टेस्ट कराना चाहिए। बहुत सी स्कूल्स के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में, और जो लोगों का नहीं होता है तो वो लोग है ना, आप लोग बाद में हमें ऑर्गेनाइजर्स को नंबर दे दूंगा, आप लोग उनसे कांटेक्ट कीजिए। जो बच्चे भी 9th का एग्ज़ाम भी दे चुके हैं या जो बच्चे भी 10th में जाके 10th पास करने वाले हैं, 10th का एग्ज़ाम देंगे, तो एग्ज़ाम के बाद में आप लोग जाके अपना एप्टीट्यूड टेस्ट कराओ। एप्टीट्यूड टेस्ट वो होता है जिसमें आपको कुछ पढ़ लिख के जाना नहीं है, आपका जहन किधर चल रहा है। अभी आप 3 दोस्त बैठे हो, एक दोस्त का जहन होगा कि मुझे कुछ है ना, कुछ चीज़ बोलते हैं ना कि मुझे कुछ जुगाड़ करने में बहुत इंटरेस्ट है। कोई चीज़ होती है लाइट ख़राब हो गई तो चलो मैं घर में लाइट बनाता हूँ, वायर जोड़ूंगा, वो करूँगा। किसी को वो चीज़ में इंटरेस्ट होता है, किसी को होता है कि मुझे मैथ्स में बहुत अच्छा लगता है, किसी को लगता है मैं लैंग्वेज में बहुत अच्छा हूँ, मेरी हिंदी लैंग्वेज अच्छी है या मेरी उर्दू लैंग्वेज अच्छी है। तो हर एक का इंटरेस्ट अलग होता है, हर स्टूडेंट का इंटरेस्ट अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। तो आप लोग जो है अपना एप्टीट्यूड टेस्ट ज़रूर कराना 10th के एग्ज़ाम के बाद में, और जो बच्चे 12th का साइंस का एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए भी एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो उससे क्या होगा ना, आपको एक इशारा मिलता है कि आपको किस तरफ जाना है। जैसे क्या होता है, बहुत से हम लोग जो होता है ना इस्तिखारा करते हैं, इस्तिखारा करना सुन्नत है। उससे क्या होता है, आपको यू आर टेकिंग अ डिवाइन इंस्पिरेशन फ्रॉम अल्लाह कि आपको कौन सी चीज़ में काम करना चाहिए, आप मैं पढ़ाई करूँ या कुछ काम करूँ। तो उसी तरह से जो पढ़ाई के लिए आप सोचते हो ना कि भाई मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी पढ़ाई करूँ, किस फील्ड में मैं जाऊँ आगे, मेरे लिए कौन सा लाइन अच्छा है, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मेरा जो फ्रेंड कर रहा है ना मैं वही पढ़ाई करूँगा। तो ऐसा नहीं होता है, आपके फ्रेंड का इंटरेस्ट कुछ और होगा, आपका इंटरेस्ट कुछ और होगा। हर एक इंसान जो होता है ना, हर एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट अलग होता है। जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे वालिदैन थे, वो लोग चाहते थे कि मैं साइंस में पढ़ाई करूँ, लेकिन मेरा साइंस के अंदर कोई सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए मैंने साइंस की फील्ड सिलेक्ट नहीं किया। उसी तरह से आपके अंदर भी होगा कि कोई लोग जो होंगे जिनका मैथ्स अच्छा है, जिनका साइंस अच्छा है, तो वो लोगों के लिए अलग लाइन होती है। कोई बच्चे होते हैं जिनका मैथ्स कमज़ोर है, तो जिनका बच्चे मैथ्स कमज़ोर है उससे ये मतलब नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, आपको कोई करियर नहीं आ गया। अगर इनका मैथ्स कमज़ोर भी है तो वो दूसरी फील्ड, उनके लिए ऐसा होता है कि उनके अंदर दूसरी कोई खूबी होती है, कोई अच्छी क्वालिटी होती है, दूसरी अच्छी क्वालिटी होती है, उनकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी होती है, जो अच्छा बात कर सकते हैं। जैसे बच्ची अभी आके इन्होंने नात पढ़ा, तो ये बहुत बड़ी बात है कि स्टेज के ऊपर आके सबके सामने पढ़ना, ये कॉन्फिडेंस जाहिर होता है। अभी आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो वहाँ बैठ के बातें कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, लेकिन जो स्टेज पे खड़े रह जो बात करते हैं ना, जो इन्होंने भी हमें बात की, उसके लिए कॉन्फिडेंस बनना चाहिए आपके लिए। तो कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा, जब आप मेहनत करोगे ना, जब भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो उस तरह से वो लोग भी जो है कोई अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेगा कि मेरा मैथ्स अगर कमज़ोर है, मेरा साइंस अगर कमज़ोर है तो मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो जो मेरा दोस्त बोल रहा है तो मैं वो कर लूँगा उसके साथ। दोस्त के साथ में आप ज़िंदगी नहीं गुजारोगे ना, आपको ज़िंदगी अपनी खुद गुजारना है। आपके वालिदैन अलग हैं, आपके दोस्त के पेरेंट्स अलग हैं, आपके घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होगी, आपके दोस्त के घर में अलग रहेगी, हर एक के घर में अलग मामला होता है। आपको जो क्या आपके लिए अच्छा है आपको वो पढ़ाई करना है। भले से आपका दोस्त दूसरी फील्ड में जा रहा हो, दोस्ती अपनी तरफ होती है, पढ़ाई अपनी तरफ होती है। और अभी आप लोग की उम्र ऐसी है ना कि आप लोग अगर जितना जहन पढ़ाई की तरफ दोगे तो उसका आपको उसका नतीजा जो है ना इंशाल्लाह 4-5 साल के बाद मिलेगा। व्हेन यू विल कंप्लीट योर डिप्लोमा, या जब आप अपना ग्रेजुएशन पूरा करोगे उसके बाद में आपको रियलाइज होगा। जो मैं आज आपको बात बोल रहा हूँ ये बात बहुत बाद में रियलाइज होगी। अभी तो आपको कुछ लोगों को लगता होगा कि भाई ये बात है, चलो सुन लो, इस कान से सुन लो, इस कान से निकाल दो, वो सुन लोगे, लेकिन वो आपको बात जो है ये कुछ साल के बाद में जब आप जिंदगी के अंदर आगे बढ़ोगे, अपनी एज से आगे बढ़ोगे, जब आपको रियलाइज होगा कि मैं
आपने कुछ बात सुनी थी कोई एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो क्या बात थी, उस टाइम पे बहुत लेट हो जाता है। इसीलिए आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉर्चुनिटी दी है, तो उसका पूरा फायदा उठाइए। अभी मैं आपको बेसिक्स कुछ बातें बताता हूँ कि जैसे बच्चों का कॉमर्स की फील्ड में जाना है, या जिसको बच्चों को साइंस में जाना है, और किसको बच्चों को आर्ट्स में जाना है, या कोई दूसरी फील्ड में जाना है। तो एक बात ये भी बता दूँ, देखो आप लोग ने सुना होगा कि कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई आर्किटेक्ट बनता है, कोई पायलट बनता है। हर कोई जो है ना जिंदगी में, ये हर कोई 3 चीज़ 4 चीज़ नहीं होती है, बहुत सारी अलग अलग फील्ड होती है जिसमें आप आगे जाके अपनी ज़िंदगी में अच्छा करियर बना सकते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है आपको, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई करके धीरे धीरे पढ़ाई की है, डिप्लोमा पहले किए, उसके बाद में डिग्री किए, पार्ट टाइम काम किए, और पढ़ाई करके फिर आगे गए। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। जो बच्चों का, अगर जिनको बच्चों का मैं पहले बता दूं, जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है, जो बच्चों का जो होता है ना मैथ्स स्ट्रांग है, मैथ्स का बेस अच्छा है, तो वो बच्चे भले से अगर वो मेडिसिन नहीं कर सकते हैं या इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हैं, कोई वजह से ऐसा होता है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए हालात से हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। ऐसे बच्चे जो हैं अपना करियर मैथ्स के अंदर बना सकते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप करियर बना सकते हैं। आप लोग क्रिकेट देखते होंगे ना, क्रिकेट, तो क्रिकेट के अंदर देखते होंगे स्टैटिस्टिशियन स्कोर बताता है, स्कोर बोर्ड दिखता है स्क्रीन के ऊपर, उसमें आपको दिखता है कि भाई कोई क्रिकेटर ने कितना रन, युवराज सिंह ने कितने रन बनाया, एवरेज क्या था उनका, फास्टेस्ट 50 कितने हुआ, आपका स्कोर कैसे आया ये फास्टेस्ट 50, ओके, सबसे कम बॉल में सबसे ज्यादा रन कैसे बनाए, सबसे फर्स्ट 10,000 रन किसने स्कोर किया था, उसके बाद सेकंड किसने स्कोर किया था। ये डेटा कौन बना करता है? ये जो नंबर्स आते हैं ना, नंबर कहाँ से आते हैं? अपने आप को नंबर नहीं आता, कोई नोट नहीं करता। ये सब जो काम होता है ना, इसको स्टैटिस्टिक्स का कमाल बोलते हैं। इसकी फील्ड होती है स्टैटिस्टिक्स, और ये जो फील्ड है, जो बच्चों का मैथ्स अच्छा होता है, तो ये फील्ड में अगर जाके वो अगर बीएससी 12th के बाद में अगर बीएससी स्टैटिस्टिक्स कर लेते हैं, तो उनके लिए मेडिसिन इंजीनियरिंग से अच्छी फील्ड अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है। आप एक अच्छे स्टैटिस्टिशियन बन सकते हो। मैं आपको एक और एक एग्जांपल बताता हूँ। आप लोग लोकल ट्रेन में जाते हो, ट्रैवल करते हो ना, तो लोकल ट्रेन में देखते होंगे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना बहुत सारी टिकट विंडोज होती है, 5-6 टिकट विंडो ओपन होती है। जैसे बड़ा स्टेशन होता है वैसी टिकट विंडो होती है, कोई जगह 4 होती है, कोई जगह 5 होती है। और आप लोग ने देखे होंगे कि एक टाइम पे 2 टिकट विंडो ओपन होती है, बाकी की 2 बंद रहती है, और फिर एक वक्त आता है कि एक टिकट विंडो ओपन करते हैं, एक बंद करते हैं। फिर एक ऐसा वक्त आता है कि उन लोग चारों टिकट विंडो ओपन करते हैं। ये कैसे पता करते हो? ये कैसे पता करते हैं? सोचो थोड़ा इस बारे में। ये सब जो है ना डेटा एनालिसिस का काम होता है। ये सब जो काम है ना, स्टैटिस्टिशियन लोग है ना एनालाइज करते हैं कि भाई लोगों का आना कैसा है, किस वक्त में कितने लोग आते हैं, एवरेज कैसा आते हैं, कौन सा टाइम होता है कि जब ज्यादा लोग आते हैं, पीक ट्रैफिक बोलते हैं जिसको, उससे ये अंदाजा लगाते हैं, इससे इवैल्यूएशन होता है। तो बीएससी स्टैटिस्टिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स, ये भी एक अच्छी ऑप्शन है आपके लिए। जो बच्चों का फिजिक्स केमिस्ट्री में इंटरेस्ट अच्छा है, तो वो बच्चों को बहुत जरूरी है कि अपना फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी उसकी स्कोर के ऊपर ध्यान दो। ये जो स्कोर है ना, आपको आगे चल के इसके अंदर भी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप बीएससी फिजिक्स भी करते हो, या बीएससी केमिस्ट्री भी करते हो, या बीएससी बायोलॉजी में भी जाते हो, उसके अंदर भी आप अपॉर्चुनिटीज में जा सकते हो। 12th के बाद ये साइंस की कुछ फील्ड है, इसके साथ साथ इंजीनियरिंग की फील्ड होती है, इसके साथ साथ अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ऐसी आ रही है। जैसे कोई लोग 11th-12th आपने कर लिया, और अगर किसको पायलट बनने का बहुत शौक होता है, जिसको होता है कि भाई मुझे पायलट बनना है, तो उसके लिए आपको जरूरी नहीं कि आप लाखों रुपया खर्चा करो, और हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता है लाखों रुपए की फीस। 45 लाख 50 लाख रुपए इतनी फीस होती है। उसके बाद में आपको अगर जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी कोई गारंटी नहीं होती। तो ऐसे बच्चे जिनका मैथ्स स्ट्रॉन्ग अच्छा है, और जिनके पास में चश्मे की नज़र नहीं है, जिनकी आंखें अच्छी है, तो वो बच्चे जो है ना 11th-12th करो साइंस में। उसके बाद में आप लोग जो है ना गवर्नमेंट का एग्जाम होता है, इसको बोलते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए का एग्जाम होता है। आपने सुना होगा एक बच्ची के बारे में, सानिया मिर्जा। वो सानिया मिर्जा जो टेनिस प्लेयर है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली एक नाम आया है, सानिया मिर्जा नाम का। ये सानिया मिर्जा वो बच्ची है जो यूपी के एक छोटे से गांव की रहने वाली बच्ची है। उनके वालिद भी जो है ना एक छोटे से गाड़ी का मैकेनिक का काम करते हैं। कोई ज़्यादा उनको इतना
अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दौलत नहीं बख्शी लेकिन उनको इल्म बख्शा था। तो वो बच्ची जो है उसने मेहनत करी, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ाई करी, उसके गांव में वो फर्स्ट आई, 12th पढ़ाई करी आगे जाके। अभी वो बच्ची जो है ना NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम क्लियर कर लिया उस बच्चे ने, और उसका जो स्कोर आया ना वो इंडिया की मतलब वो पायलट बन जाएगी, फाइटर पायलट। एक छोटे से गांव की रहने वाली एक बच्ची। तो टैलेंट जो है ना कहीं छुपा नहीं होता है। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आप बड़े शहर में, बॉम्बे शहर में रहते हो जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है आपको। ऐसे भी लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। तो ये आप लोग सोचो, इससे अगर आप पढ़ाई करोगे, NDA से अगर आप करते हो तो उसमें एयरफोर्स में भी जाके आप अच्छे पायलट बन सकते हो आगे जाके। अब अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जो 12th के बाद में, अगर आपके पास में ज़्यादा फीस का प्रॉब्लम आ रहा है तो ये अपॉर्चुनिटीज आती है। और इसके साथ में दूसरी चीज़ बता दूँ, जिनका बच्चों का मैथ्स कमज़ोर है, जिनको मैथ्स में उनको डर लगता है बहुत, तो वो बच्चे के लिए दूसरा अपॉर्चुनिटीज भी ऑप्शन ओपन होता है। आर्ट्स के अंदर से भी आप जा सकते हो, कॉमर्स के अंदर भी जा सकते हो। ये फील्ड ऐसी है कि इससे भी आप पढ़ाई करके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। लेकिन एक बात है ना, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं सोचना कि कोई चीज़ हल्की है, कोई चीज़ भारी है, या साइंस एकदम ऊपर है, आर्ट्स एकदम नीचे है। अरे वो तू क्या पढ़ रहा है, बोले कोई बोलेगा, अरे बोले मैं तो साइंस पढ़ रहा हूँ, बोले तुम तो आर्ट्स पढ़े, बोले आर्ट्स कोई पढ़ने लायक नहीं है। ऐसी बात नहीं होती है। हर पढ़ाई जो है ना, हर पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कुरान हाफिज हैं, वो लोग माशाल्लाह वो लोग ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं आज। एक ऐसे हैं जो कुरान हाफिज है, वो पोस्ट ग्रेजुएट है ना, MS सर्जन है बहुत बड़े दिल्ली के अंदर, वो सर्जरी करते हैं और ही इज़ अ कुरान हाफिज ऑल्सो। तो ये किसी के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, आपको सिर्फ इंटरेस्ट है कि आपको पढ़ाई करना चाहिए बराबर। आपको आपके पेरेंट्स ने टाइम दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है जो दूसरे बच्चों को नहीं मिलती, तो इसका फ़ायदा उठाओ और इससे अच्छी पढ़ाई करो। इसके साथ साथ में आर्ट्स के अंदर भी अपॉर्चुनिटी दी है। आर्ट्स के अंदर से आप पढ़ाई करोगे तो अगर आप 11th 12th करें उसके बाद में आप BA कर सकते हो। BA के अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, जिससे आप साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, और अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट में करते हो या इंग्लिश में करते हो। अभी आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जो बच्चे MA इंग्लिश लिटरेचर होता है ना, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, जिनका मतलब कमांड लैंग्वेज में अच्छा है, हिंदी में लैंग्वेज में अच्छा है, इंग्लिश में लैंग्वेज में अच्छा है, तो वो बच्चों को ना बहुत सारी इंजीनियरिंग की कंपनी जो है, IT कंपनीज है ना, वो लोग भी वो कंपनीज में रिक्रूट करती है ऐसे MA किए हुए स्टूडेंट्स को, जिन्होंने MA इंग्लिश लिटरेचर से किया है। क्योंकि उन लोगों को, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे आप लोग को लगता है कि भाई मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ लेकिन मेरा ध्यान नहीं लगता है पढ़ाई में। तो ध्यान नहीं लगने की वजह क्या है कि आपका ना इंटरेस्ट जो है ना, इंटरेस्ट आपको पढ़ाई में फोकस रखना पड़ता है। आप लोग का इंटरेस्ट जो है, आप पढ़ते कुछ और हो लेकिन आपका इंटरेस्ट आपके फ्रेंड्स में लगा हुआ है या दोस्तों में लगा हुआ है, आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, या मोबाइल फोन में लगा हुआ है आपके पास में इंटरेस्ट। तो वो आपका इंटरेस्ट, जब तक आपका गोल एक सेट नहीं होगा ना, आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आप इंटरेस्ट से बराबर नहीं पढ़ोगे। आप बुक के लेके 4 घंटा भी साथ में बैठ जाओगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, वो वही चीज़ आपको घूमती रहेगी। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में आज एक कॉमन प्रॉब्लम है कि वो लोग है ना इंटरेस्ट से लेके पढ़ते नहीं हैं। तो उसमें आप लोग एक टाइम बनाओ कि आप लोग रात को कोशिश करो कि जल्दी सोने के लिए, और सुबह में जल्दी उठ के पढ़ो। सुबह में जल्दी उठो, फजर की नमाज होती है वो पढ़ो, और उसके बाद में आप लोग सुबह के टाइम पे जो है ना माइंड जो होता है ना वो एकदम फ्रेश होता है। और दिन के टाइम पे आप लोग पढ़ते हो, कोई ट्यूशन जाता है, कोई घर में पढ़ाई करता है, फिर यहाँ खेलते हो, उससे आपका माइंड थक जाता है। तो शाम के टाइम पे अगर आप रात को देर से पढ़ने बैठोगे ना तो वो आपको पढ़ाई याद नहीं होगी, आप वही चीज़ को पढ़ते रहोगे और आप बोलोगे मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ाई नहीं होगी। यही चीज़ अगर आप सुबह में उठ के पढ़ते हो ना, जल्दी कोशिश करो कि अपना टाइम मैनेज करो बराबर। वक्त मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप टाइम मैनेज करोगे तो सुबह में उठ के पढ़ोगे तो वो आपको जल्दी याद होगा। और ये बहुत से लोगों का प्रैक्टिकल तजुर्बा होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो हम लोग आपसे शेयर कर रहे हैं कि हमने ये लाइफ में ऐसा कर चुके हैं। इसके साथ साथ में ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप लोग है ना जिंदगी में कर सकते हो। जैसे कोई बच्चे हैं तो जिनके अंदर टैलेंट होता है बात करने का, वो अच्छी बात कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बात करने का टैलेंट होता है उनके अंदर। तो लोग बोलते हैं कि ये बहुत बातूनी बंदा है, बहुत बात करता है, लेकिन ये भी जो है ना एक अच्छा आपका प्रोफेशन बन सकता है। यू कैन बिकम अ गुड स्पीकर, आप एक अच्छे ट्रेनर बन सकते हो जो लोगों को ट्रेन करता है, जो अच्छा स्पीकर होता है
बहुत सारे कॉल सेंटर अपॉर्चुनिटी होती है ना, वहाँ पे लोग है ना कोच होते, कोच बनते। वो कोच कैसे बनते हैं? वो जिनको अच्छी लैंग्वेज पे कमांड होता है ना, तो उससे वो अपना अच्छा करियर बना सकते हैं उससे भी। उसमें आपको कोई इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नॉर्मल बीकॉम बीएससी बीए भी किया है, लेकिन आप अगर आपको इंग्लिश में अगर कमांड है, उससे भी आप अगर आगे जा सकते हो अच्छा पढ़ाई करने के लिए। उसी तरह से कोई बच्चे जो साइंस पढ़ रहे हैं 11th 12th, और उसके बाद में आप लोग कोर्स होता है कि DMLT इसको बोलते हैं, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब। उससे आपकी जो टेस्टिंग होती है ना, बहुत सारी टेस्टिंग करते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट कराते हो। ये चीज़ भी आप इससे भी सीख सकते हो, इससे इसकी पढ़ाई होती है। उसके करने के बाद में आप उसमें भी अपना करियर बना सकते हो। कोई लोग इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते हैं, कोई लोग हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होती है। बहुत से लोग जो कॉल सेंटर में भी काम करते हैं, उसके लिए भी लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए, अच्छा कमांड होना चाहिए आपको लैंग्वेज के ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर। ये सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी आती है, इसमें बहुत अलग अलग फील्ड्स की करियर आप बना सकते हो। साइंस लो, आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो। इंजीनियरिंग के बारे में आपको बताऊं कि इंजीनियरिंग में ऐसी नई नई अपॉर्चुनिटीज आ गई, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई फील्ड आ गई, उभरती हुई फील्ड। डेटा साइंस की एक फील्ड है जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल को उन्होंने भी एक अलग मुकाम रह गया, ये लोग अपना एक अलग फील्ड आगे बना लिए। ये सब भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। फोकस ये है कि आप अच्छा फोकस रखो, तो उससे आप आगे पढ़ाई कर सकते हो। वो बहुत से बच्चे होते हैं जो लैंग्वेज में अच्छे रहते हैं या आर्ट्स जिन्होंने पढ़ते हैं, तो आपके लिए गवर्नमेंट सर्विस भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे कि अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आपने पढ़ाई अच्छी की, तो आप महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन से भी एग्जाम देते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जो लोग MPSC पास करके सेल्स टैक्स ऑफिसर बन गए, बहुत सारे लोग फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज। उसी तरह से सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, जिसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना, अभी बहुत सारे बच्चे, एक दो बच्चे, लास्ट ईयर का ऐसा बच्चा है जो कुरान हाफिज था, उन्होंने 2022 में जो है ना सिविल सर्विसेज टॉप किया इंडिया में। ही इज ऑल्सो अ कुरान हाफिज ऑल्सो, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं। तो कोई भी पीछे नहीं होता है, वो उसके साथ में अपनी रेगुलर पढ़ाई किया, रेगुलर पढ़ाई करने के बाद में उन्होंने एग्जाम क्रैक किया। तो मकसद ये है कि आप लोग जो है पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। और आप लोग जो है अभी 10th में जो बच्चे चले गए हैं, वो लोग 10th के बाद में अपना एप्टीट्यूड टेस्ट कराओ। तो एप्टीट्यूड टेस्ट कराने के बाद में आपको ये मालूम पड़ेगा कि भाई मेरा कौन सी फील्ड में रुझान है। वो आपको उस टाइम पे समझ में नहीं आएगा। आपको जो सामने जो टेस्ट लेते हैं ना, वो लोग आपका इवैल्यूएशन करेंगे, और इवैल्यूएशन करने के बाद में आपको आपके पेरेंट्स के साथ में बिठाएंगे, वो लोग बात करते हैं और वो आपको बता देंगे भाई आपके बच्चे का इंटरेस्ट जो है ना, ये पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर इसमें जाएगा तो उसके लिए ये जिंदगी में अच्छा काम कर सकेगा या अपना करियर अच्छा बना सकेगा। जरूरी नहीं कि आपका दोस्त जो कर रहा है मैं वही काम करूँ। जैसे पहले आपको बताया, दोस्त का इंटरेस्ट कुछ और होगा, आपका इंटरेस्ट और होगा, क्योंकि हर एक इंसान जो है ना, हर एक इंसान का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। हर इंसान अलग होता है, हर एक की सोच अलग होती है, हर एक का जहन अलग होता है। उसी तरह से आपका इंटरेस्ट भी अलग है। सिर्फ ये है कि आपको अपना इंटरेस्ट को पहचानना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ओन इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट किधर जा रहा है, कौन सी जगह पे आपका इंटरेस्ट जा रहा है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप वो करियर के बारे में मालूमात नहीं करोगे, वो अपना तो जिंदगी की आपकी पहली सीढ़ी ये होगी। जो बच्चे 9th में हैं या जो 10th में बच्चे आ गए हैं, वो 10th का एग्जाम देने के बाद में अपना एप्टीट्यूड टेस्ट दीजिए, और जो बच्चे 12th में हैं अभी, वो भी अपना एप्टीट्यूड टेस्ट दीजिए। एक बात ये एप्टीट्यूड टेस्ट की बात हो गई। दूसरी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर, जो इसको आप फायदा उठाते हैं। जैसे बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसके अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है। आप लोग सैनिटरी इंस्पेक्टर बन सकते हैं, उसके लिए उसकी भी अपॉर्चुनिटीज अलग निकलती है। उसमें 12th साइंस का बैकग्राउंड चाहिए आपको, उसके बाद आप वो फील्ड में जा सकते हो। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की फील्ड में जा सकते हो। जो बच्चे BSc करते हैं, साइंस करते हैं, केमिस्ट्री करते हैं, तो वो पेंट्स की कंपनी में भी काम कर सकते हैं। ऐसा केमिस्ट, पेंट का भी काम होता है। तो पढ़ाई के अंदर ऐसा है कि आपको बहुत चीज़ आप पढ़ सकते हो। लेकिन और जो बच्चे ऐसे जो पढ़ नहीं पाए, जो बच्चों ने ड्रॉप ले लिया है
पढ़ नहीं पा रहे हैं, ड्रॉप कर लिए, तो वो भी अपना है कि अपना 10th जो है कोई बोर्ड से, ओपन बोर्ड से या तो 10th पूरा कीजिए और उसके बाद में आप कुछ कोर्स किसी काउंसलर से मिलिए, बात कीजिए, 11th 12th आप आगे कंटिन्यू कीजिए और उसमें पढ़ाई कीजिए आप, ताकि आपका पढ़ाई जो ब्रेक है ना वो पूरा हो सकता है। अभी बहुत सारी बॉम्बे में क्या है, महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको अपॉर्चुनिटीज देती है कि आप अगर ब्रेक ले लिए हो तो वहाँ पे वापस से ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। कॉलेज अगर कोई नहीं जा पा रहा है कोई वजह से और ब्रेक ले लिया है, तो ब्रेक के बाद में भी आप अपनी पढ़ाई करस्पॉन्डेंस से भी कर सकते हो। यूनिवर्सिटी आपको करस्पॉन्डेंस का भी मौका देती है, BA BCom BSc बॉम्बे यूनिवर्सिटी, दूसरी नासिक यूनिवर्सिटी से भी है, यशवंतराव चौहान यूनिवर्सिटी भी है जिनके सेंटर्स है बॉम्बे के अंदर, वहाँ से भी आप ये अपॉर्चुनिटीज लेके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो। क्योंकि आप लोग अगर अपनी पढ़ाई के साथ में आपको ये बात याद रखना है कि आप लोग कोई ऐसी आदतों में मत पढ़ो। अभी बहुत सारे ट्रेंड देखा जा रहा है स्कूल के अंदर और बहुत से लोगों के अंदर भी, मतलब ये देखा जा रहा है स्कूल के अंदर कि बहुत से लोग बच्चे जो हैं ये ई सिगरेट का शिकार हो रहे हैं। ई सिगरेट आ गई मार्केट्स के अंदर और ये स्कूल्स के अंदर भी ई सिगरेट आ गई है। तो वालिदैन के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों के ऊपर भी ध्यान रखो कि ई सिगरेट और ये हुक्का जो ये ऐसी चीज़ है ना कि ये बहुत तकलीफ दे रहा है, अभी नहीं तकलीफ दे रहा है, जब लेकिन इसकी तकलीफ धीरे धीरे जब आपकी थोड़ी थोड़ी एज आगे बढ़ेगी ना, 15 16 17 18 साल के होंगे, जब आपको इसके बारे में मालूम पड़ेगा। और ये सब चीज़ें जो है ना, इसकी कोई इजाज़त नहीं है कोई कि आप ये ई सिगरेट पियो या हुक्का पियो, इससे आप लोग अपना ही नुकसान कर रहे हो, पैसे की भी बर्बादी कर रहे हो, अपना भी नुकसान कर रहे हो। और इससे आप करने में क्या होगा ना, आपको एक नशा हो जाता है अलग से, और वो नशे की वजह से आप लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे पढ़ाई के ऊपर भी। कॉन्सेंट्रेट कोई लोग बोलेगा ना हुक्का पीने के बाद में क्या होता है, उससे भी एक नशा क्रिएट होता है जिसकी वजह से आपका माइंड जो है ना वो काम करना धीरे धीरे, आपकी मेमोरी वीक होने लगेगी, आपको याद नहीं रहेगा कुछ भी पढ़ाई करना, तो आपका फोकस हट जाएगा, कंसंट्रेशन हट जाएगा, तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है जो आजकल कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा फैल गया है, ई सिगरेट्स और हुक्का का, जो अभी स्कूल्स के अंदर भी पहुंच गया है मामला। इसलिए मुझे बात बोलना पड़ेगी, हमें बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे भी हैं और बहुत सारे पेरेंट्स भी बैठे हैं, तो वो लोग भी अपने घरों में अपने बच्चों को ध्यान रखो इस बारे में कि उनको ये आदत नहीं लगी हो, उनके बैग्स उनसे बात करो, उनसे पूछो या देखो कि उनके अंदर ऐसी कोई आदत पैदा हो रही है या उनके सर्कल में क्या है, वो लोग मोबाइल में बात करते हैं। आजकल तो व्हाट्सअप बहुत कॉमन हो गया है, ये सब चीज़ों से स्कूल्स के बच्चे भी व्हाट्सअप करते हैं, उस पर बात करते हैं। तो आप लोग ये सब चीज़ों पर ध्यान रखो, क्या होगा ये सब चीज़ें आपको खुद से ध्यान रखना है। ई सिगरेट अभी है कि वो लीगलाइज है, वो बड़े लोग हैं लेकिन बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। उसी तरह से हुक्का का भी शिकार बच्चे होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अभी इसके ऊपर इन्फोर्समेंट हो सकता है, आगे चल के गवर्नमेंट भी इन्फोर्समेंट लेके आ जाए, लेकिन आज जो ये मामला चल रहा है ना, ये एक बहुत बड़ा फितना बन गया है जो हर कम्युनिटी के अंदर फैल गया। और ये बच्चों शिकार होने की वजह से वो लोग पढ़ाई छूट रही है, पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं बच्चे, और उसके बाद में क्या होता है वो करियर से ब्रेक ले लेते हैं, फिर बाहर घूमने लग जाते हैं यहाँ वहाँ पे, और फिर वो गलत आदतों में पड़ जाते हैं, गलत रास्तों में पड़ जाते हैं, संगत बिगड़ जाती है, उसकी वजह से वो रास्ता भटक जाते हैं ऐसे बच्चे। और यही चीज़ चल के आगे चल के नारकोटिक्स के अंदर शामिल हो जाती है, चीज़ों में जाके नशीली दवाओं का असर हो जाता है बच्चों के अंदर, इसी से शुरू होता है। तो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग भी ये चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान रखें कि आपके बच्चे जो है ई सिगरेट हुक्का इसका शिकार ना हो। अगर ये शुरू भी किया है, मालूम पड़ा तो उससे बात करो, उसको मार पीटने से काम नहीं होगा, आपको उससे बैठ के बात करना होगा, उसको समझाना होगा कि उसके पूरे अंजाम क्या होगा, उसका आगे जाके अंजाम ये होगा कि वक्त से पहले वो बच्चा ढलने लग जाएगा, अपनी एज को भी नहीं बचेगा, एज से पहले वो बूढ़ा लगने लगेगा, कमज़ोर लगने लगेगा, वो फिटनेस नहीं ले पाएगा। जो आजकल क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना जो खेलते नहीं है, और खेल कूद के ऊपर भी बात करता हूँ, जो बच्चों को स्कूल में स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, फुटबॉल में इंटरेस्ट है, क्रिकेट में इंटरेस्ट है, हॉकी में इंटरेस्ट है, वो लोग भी ये फील्ड के अंदर अपना एक करियर बना सकते हैं, उसकी भी पढ़ाई होती जा रही है। आप इस फील्ड के अंदर भी आफ्टर 12th 11th 12th आप कोई भी फील्ड से पढ़ो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस है, इसमें भी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का भी पढ़ाई होती है। वो पढ़ाई करने के बाद में भी आप ये फील्ड के अंदर भी आप आगे जा सकते हो। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आपके लिए ओपन रहती हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप कोई पढ़ाई करिए तो उसके बाद में क्या कर सकूँगा, ऐसा नहीं है, बहुत सारी पढ़ाई है। अगर आपके लिए पहला तो फोकस ये है कि आपको
आपका 10th या आप जो 9th में है उसका आप फोकस सबसे पहले रखोगे, आपको अपने अच्छे नंबर से आपका एग्जाम क्लियर करना है। मैथमेटिक्स, साइंस, ये ऐसे दो सब्जेक्ट्स है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसको आप लोग मैथ्स 1 मैथ्स 2 बोलते हो, साइंस 1 साइंस 2 बोलते हो। तो इसमें बहुत ध्यान रखो कि अगर आपको कोई चीज़ में डिस्टर्ब आता है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो अपने टीचर से पूछो या कोई अपने फ्रेंड से पूछो, अपने डाउट सॉल्व करो। डाउट सॉल्व करोगे तो ही आपका डाउट मतलब आपको एग्जाम में आप जो क्वेश्चन आएंगे उसका आप सही तरह से आंसर कर सकोगे। वरना अगर आपको डाउट रह गया तो ये डाउट आपका फ्रेंड उसको भी मालूम नहीं होगा। तो आप बेस्ट है कि आप अपने टीचर से पूछो ये चीज़ों के बारे में, तो आपको अच्छे नंबर्स आएंगे तो आप आगे जाके जैसे आपको एडमिशन लेने के लिए ईजी हो जाएगा। 10th के बाद जैसे मैं बताया जो बच्चे इस साल 10th का एग्जाम दे रहे हैं उनको नेक्स्ट ईयर 11th में बोर्ड का एग्जाम फिर से देना होगा। तो यू बी प्रिपेयर्ड, ये कंपलसरी है, आप लोग इसको छोड़ नहीं सकते। जो बच्चों को मालूम नहीं है इसलिए मैं उनको बता रहा हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है अभी लॉन्च हो जाएगी 2023 से, अप्रैल से। तो उसमें बहुत सारी पढ़ाई चेंज हो रही है। उसमें 11th बोर्ड होगा और उसके बाद में 4 साल की डिग्री पढ़ाई हो जाएगी। तो 9th और 10th और 11th, तो जो बच्चे इस साल 10th का एग्जाम दे रहे हैं अगले साल उनको 11th फिर से देना होगा। तो पढ़ाई में ध्यान रखो इस बारे में। हम लोग अभी ये चीज़ बताऊंगे, जैसे मैंने आपको आर्ट, साइंस, कॉमर्स के बारे में बताया, डिफेंस सर्विसेज के बारे में मैंने बताया, गवर्नमेंट के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। और इसी के साथ साथ जो बच्चे 11th 12th कर लिए हैं और उनको बातचीत करना अच्छा लगता है, लोगों किसी को घूमने अच्छा लगता है, तो वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ सेल्स का भी काम कर सकते हो। सेल्स का भी काम कर सकते हो, जैसे कोई होता है ना मोबाइल का सिम कार्ड बेचना, ये काम करना। अगर आप लोगों के अंदर बातचीत करने की सलाहियत अच्छी है, अगर आप स्मार्ट हो, बात कर सकते हो, सामने वाले को कन्विंस कर सकते हो, तो आप लोग पढ़ाई भी करो, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो और उसके साथ में थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस लो। क्योंकि ये वर्क एक्सपीरियंस जो है जब आप लोग का ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा उस टाइम में ये जो वर्क एक्सपीरियंस है ना आपका, ये बहुत काउंट होगा। ये उस टाइम पे जब क्या होता है, जब लोग जॉब के एप्लीकेशन के लिए जाते हैं ना, हमारे पास लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं इंटरव्यूज के लिए, तो हम लोग उनका देखते हैं कि भाई उनका तजुर्बा कितना है। अगर हमारे पास में कोई एक ऐसा स्टूडेंट आया जो एवरेज रहा है पढ़ाई में लेकिन उसके पास वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो उसका वर्क एक्सपीरियंस जो है ना वो काउंट करता है। वो भले से उसने 12th के बाद में पढ़ाई किया और 12th के बाद में काम भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है और 12, 13, 14, 15 वो कर रहा है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना वो जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, बाद में कॉलेज के स्कूल के बाद में आने के बाद में वो टाइम पास करते हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, उसमें अपना वक्त गुजार देते हैं। तो ये वक्त जो है आप लोग कोई काम पकड़ो, अच्छी जगह काम करो, उससे आपको अच्छा तजुर्बा मिलेगा, वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा और ये आपकी लाइफ में आगे जाके काम आएगा। और इसी तरह से जैसे मैथ्स का फंडामेंटल्स में बता रहा हूँ, हम लोग बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं ना, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, उनका इंटरव्यू करते हैं, जब हम लोग उनको कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं ना 11th और 12th के लेवल के, वो लोग भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं बोलेगा? क्योंकि उनका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होता है। जो बुनियाद होती है ना, जो आपने स्कूल में पढ़े हो, वो उनको याद नहीं होता है, वो भूल जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी बुनियाद जो है ना, बुनियाद बहुत मजबूत बनानी है। जैसे कोई इंसान होता है, जो कोई हाफिज कुरान जो होता है ना, वो बच्चे पढ़ाई करते हैं तो वो लोग अपनी पढ़ाई भी करते हैं, वो पूरा पारा याद कर लेते हैं ना, तो उनको जब आप नींद में से भी उठा के पूछोगे ना तो वो बराबर पढ़ के जवाब देंगे, क्योंकि उन्होंने मेमोराइज कर लिया उन्होंने। आप लोग को स्कूल में पढ़ने का मौका मिल रहा है, आप लोग चलो वो नहीं पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग भी अपनी मेमोरी को जो है ना मजबूत करने के लिए आप लोग ये सब चीज़ें किया करो। पढ़ाई में ध्यान दो, फोकस करो, अपने जो डाउट्स है डाउट्स को क्लियर करो, ताकि आप लोग जब आगे करियर में आगे जाओगे तो आप लोग क्वेश्चन पूछेगा उसका जवाब आप ठीक तरह से दे पाओगे। इंजीनियरिंग के बारे में आपको मैंने बताया। आर्ट्स के अंदर भी मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ कि बहुत से लड़कियाँ भी होती हैं, यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ स्टूडेंट्स भी हैं जो आई हुई हैं, तो उनके लिए भी होता है कि बहुत से लोगों को 12th के बाद में टीचिंग का जॉब भी करना होता है, तो वो लोग डीएड भी कर सकते हैं 12th के बाद में, और लड़के भी डीएड करते हैं, तो उससे उनको गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। लेकिन कोशिश ये करो कि अगर आप डीएड नहीं कर रहे, अगर आपने बीए कर लिया है तो उसके बाद में बीए बीएड भी कर सकते हो। कॉलेज के अंदर भी आपको जाके उसका एग्ज़ाम होता है, लेकिन उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, या एमए किए हो या एमकॉम किए हो, एमएससी किए हो, तो नेट सेट का एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये अगर आप NET SET दोगे तो ये कॉलेज में
एडमिशन्स के लिए, कॉलेज में आपको जॉब के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि इसी के बाद आप कर सकते हो नेट सेट। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग पहले ग्रेजुएशन पूरा कीजिए और उसके बाद में कीजिए। और आर्ट्स के अंदर भी बहुत से बच्चे हैं, जो लड़कियां जो है वो आर्ट्स सब्जेक्ट लेती है उनके शौक के लिए। तो आर्ट्स में जो पढ़ाई कर रही हैं उनके लिए मैं आपको बताऊं कि आर्ट्स के अंदर भी एक सब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी। इस साइकोलॉजी जो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जिसमें आज की तारीख में जो पूरे दुनिया के अंदर जो इतना टेंशन लोगों को आ गया है, छोटे छोटे बच्चों भी जो है ना वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के अंदर आज रहते हैं मजबूर। उनको समझ में नहीं आ रहा तो वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, उनके वालिदैन परेशान होते हैं कि क्या करना। तो उस टाइम पे जो है ना ये साइकोलॉजिस्ट जो है ये काम आता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग साइकोलॉजी का सब्जेक्ट लो, और साइकोलॉजी का सब्जेक्ट जो है वो भी आसानी से नहीं मिलता है। उसके लिए आपकी 11, 12, 13, 14 की जो है ना सब्जेक्ट देखी जाती है, और फिर आपको ग्रेजुएशन लेवल में वो सब्जेक्ट आपको मिलता है, क्योंकि वो हर जगह अवेलेबल नहीं है और हर कॉलेज में अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स आप लेके पढ़ोगे तो आपको करियर बहुत अच्छा मिलेगा। साइकोलॉजी का सब्जेक्ट हो गया, सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट हो गया। अगर आप लोग ने हिंदी से पढ़ाई की हो, हिंदी एज सब्जेक्ट लेके वो किए हो, उर्दू एज ए सब्जेक्ट लेके आप BA स्पेशलाइज कर रहे हो, या इंग्लिश लिटरेचर से कर रहे हो, उसके बाद में भी आप जर्नलिज्म की फील्ड में जा सकते हो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में। या आप राइटर, कंटेंट राइटर जो होते हैं, आजकल देखोगे ना इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी, आप कोई भी साइट ओपन करते हो तो उसमें बहुत चीज़ लिखी होती है। वो कौन लिखता है वो चीज़ें? जैसे कि आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, याहू की वेबसाइट ओपन करें या फेसबुक ओपन करें, उसमें बहुत कुछ चीज़ें लिखा होता है, अच्छे हुर्फों में लिखा होता है, उसको बोलते हैं कंटेंट। और कंटेंट राइटर जो है ना वो ज़रूरी नहीं कि वो ग्रेजुएट ही हो, वो अगर 12वीं पास लड़का भी या लड़की भी हो तो वो भी एक कंटेंट राइटर अच्छा बन सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड आपको अच्छा है, आपका जहन अगर साफ है तो आप अच्छा कंटेंट राइटर भी बन सकते हो, और उससे भी लोग है ना बहुत अच्छी तरह से हलाल रोजी कमा रहे हैं कंटेंट राइटर बनने के बाद में भी। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है आपके पास में कंटेंट राइटर की। DMLT कोर्स करने के बाद में भी अगर आपने BCom किया है तो उसमें भी आजकल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई। ट्रैवल टूरिज्म से कर सकते हो, अकाउंट से कर सकते हो, और उसमें पढ़ाई करके आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी भी कर सकते हो, या M.Com करने के बाद में भी आप अकाउंट्स की फील्ड में जा सकते हो। लेकिन ज़रूरी है कि आप अच्छी पढ़ाई कीजिए, अच्छा इल्म हासिल कीजिए, उसके बाद ही आप जो है आगे बढ़ सकें। मैं अभी ये सेशन को इतना ओपन रख रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग के अंदर बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे सवाल आप लोग करना चाहते होंगे कि भाई हम लोग को क्या करना चाहिए, हमारा कोई बच्चा ये सब्जेक्ट में कमज़ोर है या हमको ये बारे में मालूमात लेनी है। तो आप लोग जो है ना अभी मुझसे सवाल ओपन, क्वेश्चंस ओपन कीजिए। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन का सेशन ओपन करते हैं, तो आप लोग उससे क्वेश्चंस पूछिए तो हम लोग आपको उस बारे में जवाब दे सकेंगे। इनको माइक्स आप लोगों को जिसको क्वेश्चन ओपन करना है वो आगे आ जाओ, तो माइक्स रहेंगे, आप लोग उसमें माइक पे आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, या वहीं से लेके भी पूछ सकते हो आप लोग। लेकिन देखो सवाल जब करोगे ना तो उसमें घबराने का नहीं कि मेरा दोस्त क्या बोलेगा या वो क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेंगे। देखो क्या होता है ना, सवाल करने के लिए भी जो है ना सामने खड़े रह के बात करने के लिए भी ना ताकत हिम्मत होनी चाहिए। हर किसी में वो ताकत हिम्मत नहीं होती कि जो क्राउड फेस कर सके। वो क्राउड फेस करने के लिए भी ताकत हिम्मत होना चाहिए। आप खुद के सवाल करोगे ना तो उससे आपका स्ट्रेंथ आपके अंदर बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैंने कुछ सवाल किया, कुछ पूछा मैंने। तो अभी आप लोग क्वेश्चंस पूछिए। वहाँ लेडीज के अंदर भी एक माइक है और यहाँ पे भी एक माइक है, ताकि उससे क्या होगा हमें भी अंदाजा मिलेगा कि आप लोग के माइंड में क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम लोग फिर उस बारे में ज्यादा आपको बता सकेंगे। इस बारे में मतलब वालिदैन भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो बच्चों के बारे में अगर वो नहीं आए हैं तो उनको कुछ सवाल है तो वो भी सवाल कर सकते हैं। हाँ, आपका नाम बताइए। मेरी बच्ची 7.5 साल की है, ठीक है, वो सेकेंड में है, लेकिन उसका ना पढ़ाई में बहुत होशियार है, लेकिन वो मोबाइल में इतना इन्वॉल्व हो गई है ना, उसको अभी कितना भी कोशिश करेंगे वो पढ़ नहीं रही है। तो उसके लिए अभी क्या करें? देखो ये जो बात है ना आपकी, आज का बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन गया है, बहुत आम बात। क्योंकि क्या हो रहा है घरों में
एक बुनियादी बात बताता हूँ आपको कि जैसे छोटा कोई बच्चा बड़ा होने लगता है ना, 6 महीने का 7 महीने का, तो माँ बाप या घर में कोई जो बड़े रहते हैं ना, वो लोग सोचते हैं कि चलो उसको मोबाइल फ़ोन हाथ में दे दो और वो अपना खेलता रहेगा या खेलती रहेगी, और लोग खुश होते हैं कि देखो मेरा बच्चा जो है ना, इतना छोटा बच्चा मोबाइल चला रहा है। और ये जो है ना, ये आदत पड़ने जैसे है, एक एडिक्शन है एक किस्म का। नशीली दवा को एडिक्शन करते हैं ना, ये मोबाइल एडिक्शन हो गया। तो ये इतना ज़्यादा एडिक्शन हो गया, लोग है ना इसमें फ़ख्र महसूस करते हैं कि देखो हमारा इतना छोटा बच्चा है, इतना अच्छा मोबाइल चला लेता है, और दूसरों को देखो मेरा बच्चा कैसा मोबाइल चला। लेकिन ये बात ध्यान में नहीं आती कि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी आपको एक काम ये करना होगा कि अगर आपकी बच्ची, आप बता रहे हो वो पढ़ाई में भी अच्छी है और अभी सेकंड स्टैंडर्ड में ही है, तो आप उसका ना मोबाइल का टाइम से पहले काम ये करो कि आप मोबाइल की बच्ची नेट यूज़ करती होगी ना, या गेम खेलती होगी, हाँ यूट्यूब वगैरह देखती होगी। छोटे देखो इतने छोटे बच्चे यूट्यूब देखते हैं, और इतने छोटे बच्चे यूट्यूब जो देखते हैं, यूट्यूब के अंदर बहुत सारा जो है ना, बहुत सारा गैर इस्लामी मतलब इमोरल कंटेंट भी आता है, और वो आपको मालूम नहीं पड़ता है कि उन लोग है ना इस तरह का वायरस छोड़ते हैं, या ऐसी कोई एडल्ट एडवर्टीजमेंट आ जाता है जो शरिया के एकदम खिलाफ बात है, जो शर्मनाक बात आ जाती है। आजकल ये सब जगह छोड़ा जा रहा है, बच्चे जो है ना उसकी आदी हो जाए, देख के आ रही। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको कि आप है ना नेट जो है ना, नेट सेटिंग में जाके नेट एक्टिविटी बंद कर दो या उसमें टाइम डाल दो, तो इतना ही डेटा चलेगा। तो उसके बाद में आपके बच्चे का जो है ना वो नेट यूज़ करने का फिर वो बंद हो जाएगा। उसको बच्ची को जो है थोड़ा समझाओ कि भाई देखो आप अगर हम पढ़ाई भी करेंगे और खेल, क्योंकि आप है ना एकदम से अगर उसको हटाओगे ना, तो वो बच्ची हटेगी नहीं। आपका फ़ोन छोड़ेगी तो आपके घर में किसी और का फ़ोन होगा, वो फ़ोन लेगी, तो वो उनको लगेगा हाँ मेरी चलो बच्ची है दे दो फ़ोन। तो ये बात आपको घर में समझाना होगा। तो नेट जो है आप नेट यूज़ करना, नेट को जो है ना उसको ऑफ कर दो, क्योंकि बच्ची को बताओ मत। और हर चीज़ जो है ना बच्चों को नहीं बताना कि क्या चीज़ होता है, कैसा ऑफ कर देने का, सेटिंग में जाकर नेट बंद कर दो तो इंटरनेट नहीं चलेगा। तो बच्ची उसको धीरे धीरे समझाने का, देखो स्कूल में भी पढ़ाई होती है, तो ये पढ़ाई अगर आप करोगे तो जैसे आप आगे कोई अच्छा बन सकोगे। कोई अच्छी उनको अच्छी चीज़ों के बारे में बताओ कि जैसे कोई अच्छे बन गए तो ये कैसे बन गया है, आगे कैसे बने बच्चे। अच्छे जब पढ़ाई करोगे, थोड़े से अच्छे पढ़ाई अच्छे आप तरह से करोगे, तो आपको उसको ना बहुत सारी जहन साझी करनी पड़ेगी बच्चों को। क्योंकि अगर आपकी बच्ची इतनी छोटी उम्र में अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम, तो ये बहुत अच्छी बात है। कि ये प्रॉब्लम जो है ना, लोग 8वीं 9वीं तक जाते हैं ना, उसके बाद में ऐसा होता है कि इन लोगों को ना फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है कंसल्टेशन करने के लिए। उसमें माँ बाप का भी बहुत पैसा बर्बाद होता है और बहुत टाइम भी बर्बाद। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी है, तो आपने बात जो है बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया, तो इस तरह से नेट आप बंद कर दो। वो थोड़ा चिड़चिड़ाएगी, वो करेगी, गुस्सा होगी, थोड़ा उसको बर्दाश्त करो, थोड़ा उसको भी समझाओ। जब अच्छा मूड आता है तो समझाइए उस तरह से। और दूसरी चीज़ें दीजिए उसको, जैसे खेल कूद में उसका ध्यान वो करिए, जैसे खिलौने होते हैं खिलौने दीजिए, या कोई दूसरी चीज़ें बोलना। आजकल क्या हो रहा है, लोग जो है ना मोबाइल छोड़ के खिलौने वगैरह छोड़ दिए। लोग क्रिकेट फुटबॉल ये सब नहीं खेलते, खो खो नहीं खेलते। बच्चे जो होते हैं, लड़कियां जो रस्सी खेलती थी, ये सब गेम बंद हो गए। सब लोग ना मोबाइल में घुस जाते हैं। एक ही घर में 4 लोग बैठे हुए रहते हैं और सब मोबाइल में, किसी को ध्यान नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसको कोई बात नहीं करता है। ये कॉमन प्रॉब्लम है, तो इसको ध्यान दो। आप लोग आगे के क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मेरा नाम मुकेश शेख है और मैं सिकस से हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं 2023 में एसएससी बोर्ड एग्जाम देने वाली हूँ। तो हम बच्चों का ये रहता है ना कि 10th के बाद कैसे फील्ड चूज करें। इंटरेस्ट तो हमें बहुत सारी चीज़ों में रहता है, बट समझ नहीं आता हम करें क्या, कौन सी फील्ड चूज करें। देखिए आपके सवाल जो है ना, इसका जवाब मैंने थोड़ी देर पहले ही दिया था। आप अपनी स्कूल में बोलिए कोई आप लोग का जब एग्ज़ाम नज़दीक है ना, फरवरी मार्च में एग्ज़ाम होगा आपको, अभी दिसंबर ख़त्म हो गया, अभी आपको प्रीलिम्स के लिए छुट्टी रहेगी ना, टाइम मिला रहेगा आपको। तो अगर आप लोग के स्कूल में अगर है ना, आपके टीचर्स या प्रिंसिपल जो है ना कोई साइकोलॉजिस्ट को बुला सके, करियर काउंसलर को, वो लोग जो है ना एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, मैं ये ऑर्गेनाइजर को एक नंबर दे के जाऊँगा, तो आप लोग है ना चाहिए तो स्कूल में बुला लीजिए। और आप लोग या तो आपका एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो एग्ज़ाम पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद में जो है ना आप लोग अपना एक एप्टीट्यूड टेस्ट दीजिए। तो एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होगा, उसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे उसमें लिखा होता है कि मुझे कलर करना अच्छा लगता है,
या मुझे घूमना अच्छा लगता है। तो आपको अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है, यस नो में जवाब देना होगा, उसमें कोई पढ़ के आके जवाब नहीं देना होगा। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल होंगे और आपको एक घंटा 1.5 घंटे के अंदर उसका जवाब देना होता है। टाइम लिमिट होती है, उसका टाइम लिमिट में आपको एग्जाम का आंसर मतलब क्वेश्चन पेपर का आंसर भरना होगा, खाली आपको लिखना होता है। कुछ चीज़ नहीं समझ में तो पूछ लेने का। तो एप्टीट्यूड टेस्ट जब दोगे ना उसके बाद में आपका जहन खुलेगा कि भाई आपको फिर उसके बाद में क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट देने के बाद में जो काउंसलर ने जो टेस्ट ने जो आपका जिन्होंने टेस्ट लिया है ना वो लोग आपको नेक्स्ट डे बुलाते हैं आपके पेरेंट्स के साथ में या आपके गार्डियन जो भी हैं, आपके चाचा मामू जो भी है या आपके पेरेंट्स हैं उनके साथ में बुलाएंगे, उनका पेपर आपको बताएंगे और आपको बताएंगे भाई आपकी कौन सी लाइन में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, या मैथमेटिक्स अच्छा है आपका, या आपका वोकल सब्जेक्ट अच्छा है, या आपका क्रिएटिविटी स्किल्स बहुत अच्छी है आपके अंदर, आपकी ड्राइंग अच्छी है, या आपका हुनर ये क्रिएटिव है आप। तो वो फील्ड में जाने के लिए वो आपको एक रास्ता बताएंगे। तो वो रास्ते से ना आपका जहन इंशाल्लाह खुल जाएगा, तो उससे आपको अपने करियर सिलेक्ट करने के लिए बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। तो इसलिए आप सब लोग जो है ना एप्टीट्यूड टेस्ट ज़रूर करो आपके एग्जाम के बाद में। अभी आप उसके ऊपर ध्यान मत दो, अभी आप लोग अपना रेगुलर पढ़ाई करो, जो आपकी रेगुलर स्टडीज़ है रेगुलर स्टडीज़ करो और 10th के बाद में एप्टीट्यूड टेस्ट दो। मैं ऑर्गेनाइजर को एक नंबर दे के जाऊँगा, डॉक्टर काजिम मलिक का, वो साउथ बॉम्बे में उनका सेंटर चलता है पिंडी बाज़ार में। तो वहाँ पर आप लोग अपॉइंटमेंट लेके जाके वहाँ पर अपना एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हो। उसमें एक नॉमिनल फीस वो लोग लेते हैं, बहुत हाई फ्लाइंग फीस नहीं है उनके यहाँ पे, लेकिन उससे आपको जहन खुल जाएगा आपका 10th के बाद में। हाँ आपका क्वेश्चन पूछिए। मराठी सब्जेक्ट में अगर फोकस करना है मतलब उसमें थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज होती है, तो किस स्टडी के लिए किया जाए, किस टाइम पे किया जाए, और फ़ोन वगैरह पे मतलब 1 मिनट के लिए हो तो फिर उस पर फ़ोन छूटते ही नहीं है, मतलब प्रोक्रेस्टिनेट बहुत होता है वो सब पे। आपके दो क्वेश्चन हैं, देखो एक सवाल के अंदर जो मैं समझ पा रहा हूँ कि एक है कि आपको मराठी लैंग्वेज समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है। दूसरा क्वेश्चन ये है जो इन भाई ने पूछा था अभी कि आप मोबाइल अगर हाथ में लेते हो तो मोबाइल से आपका ध्यान नहीं हटता है ना, मोबाइल पढ़ाई पे ध्यान छूट जाता है, मोबाइल में या तो गेम देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो या कुछ देख रहे हो, उसी में ध्यान लगा रहता है। तो आपके दो क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, मैं इस बात पे आने ही वाला था कि मराठी एक ऐसा लैंग्वेज जो है ना, क्योंकि हम लोग सब महाराष्ट्र में रहते हैं, तो महाराष्ट्र में रहने के हिसाब से मराठी अभी कंपल्सरी लैंग्वेज है स्कूल में, थर्ड लैंग्वेज है। अगर आप उर्दू मीडियम स्कूल से भी तो थर्ड लैंग्वेज है, इंग्लिश मीडियम स्कूल से भी तो थर्ड लैंग्वेज है आपको, है ना। इंग्लिश, हिंदी, मराठी या उर्दू आपको अंदर उसमें मराठी सब्जेक्ट कंपल्सरी है, आपको 50 मार्क्स का होता ही होता है, बराबर। तो मराठी लैंग्वेज आप छोड़ नहीं सकते, और बहुत से लोगों को मराठी पढ़ने में डिफिकल्टी आती है, समझने में डिफिकल्टी आती है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग है ना, एक वेबसाइट होती है जिसका वर्ड डिफिकल्ट होता है। आपके घर में अगर मोबाइल फ़ोन है किसी के पास तो एक ऐप होता है, इसको बोलते हैं शब्दकोश.com, शब्दकोश.com। अगर कोई मराठी डिक्शनरी नहीं रख पा रहा है, सबसे बेस्ट होता है कि अगर आपको कोई चीज़ समझना हो ना तो डिक्शनरी रिफर करो। अगर आपके पास डिक्शनरी है, जैसे अगर इंग्लिश में है, अगर आप उर्दू मीडियम से पढ़े हो और अगर इंग्लिश में आपको कोई कमांड हासिल करना है तो आप इंग्लिश की डिक्शनरी रखो। उसी तरह से मराठी भी, लेकिन बहुत से लोग है ना मराठी डिक्शनरी नहीं लेते, बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं होता है कि मराठी लैंग्वेज में भी डिक्शनरी होती है। तो आपको अगर कोई वर्ड नहीं मिल रहा है, जैसे आपको कोई पैराग्राफ लिखना हो, है ना, लेखन करना होता है आपको, तो उसमें आपको वर्ड नहीं आते, तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ना इंग्लिश जो मराठी की जो टेक्स्ट बुक जो पढ़ते हो ना उसको खाली रटो मत, उसको समझ के पढ़ो, वो समझेंगे। अभी आप कौन सी क्लास में हो? 10th में हो। तो अभी आपने जितना भी आपके पास टाइम है, आप जो भी आप रिवाइज करोगे ना, तो टेक्स्ट बुक जो है उसको जो चैप्टर पढ़ते हो ना, वो चैप्टर को पढ़ो, उसको समझो, उसमें पीछे आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए होते हैं। अगर आपको वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, फिर आपका इंटरेस्ट छूट जाएगा और आपका ध्यान मोबाइल में चला जाएगा। बोलेंगे चलो छोड़ो उसको, मैं मोबाइल में जाता हूँ। तो आप जो वर्ड डिफिकल्ट है ना, वो शब्दकोश.com में जाके उसका मीनिंग ढूंढो, या गूगल के ऊपर भी मीनिंग ढूंढो, बहुत सिंपल होता है। ट्रांसलेट टू मराठी, इसको वर्ड डालो, ट्रांसलेट टू इंग्लिश, कोई वर्ड आ गया आपको नहीं समझ में आ रहा है, संबोधना एक वर्ड है, आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसका वर्ड नहीं है तो उसको डालो ट्रांसलेट टू इंग्लिश, तो आपको उसको इंग्लिश में उसका मीनिंग मिल जाएगा, बहुत इजी है।
उस तरह से आप करो। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको देखो फोकस, मुझे बताया ना कि ये प्रॉब्लम हो गई जो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है कि मोबाइल जो है आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप टाइम मैनेज नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर सकोगे। हर चीज़ के लिए टाइम होता है। जैसे आप नमाज पढ़ते हो उसका टाइम होता है, स्कूल जाते हो उसका टाइम होता है, तो आपको जो पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई के लिए भी आपको वक्त निकालना पड़ेगा। अगर आप वक्त नहीं निकालोगे, मोबाइल में रहोगे ना, तो मोबाइल में ऐसा है ना कि वो एक शैतान, एक डेविल, एक इविल बोल सकते हो उसको, कि वो इतना फैल गया है कि वक्त आपका इतना निकल जाएगा कि आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि टाइम कैसा गया मेरे पास में। फिर जब आँख खुलेगी, जब लेट हो जाएगा वो। तो इसलिए अपना टाइम मैनेज करो कि अगर आपको मोबाइल देखना ही देखना है तो 10-15 मिनट आप टाइम दो, मैं इतना टाइम में देखूंगा, और उसके बाद में आप बंद करके अपनी पढ़ाई करो। ये आपको खुद से अपना फोकस अपने आप पे करना पड़ेगा, अपने आप से बात करना पड़ेगा कि मुझे ऐसा करना है। एक तरीका एक सिंपल बताता हूँ। अपने घर में, सबके घर में आईना रहता है, उससे ये आप सबको मैं बता रहा हूँ, एक बहुत सिंपल एग्जांपल है जो अगर एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो वो बहुत बड़ी फीस लेके आपको ये ट्रिक बताएंगे, और ये ट्रिक मैंने अपने आप पे खुद कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको शेयर करता हूँ। ये ट्रिक ऐसी है, इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपकी बहुत सारी जो जहन में वसवसे आते हैं ना वो भी निकलेंगे। आप लोग है ना, आईने के सामने खड़े रहिए और आपको जो भी सब्जेक्ट के बारे में मालूमात है ना वो आप आईने में देख के पढ़ो, आईने में देख के पढ़ो उसको, और लैंग्वेज में बात करो। तो उससे आप किसी को घर में बोलो कि भाई आपका लिप रीडिंग कैसा है, मूवमेंट कैसा है, आपका लिप रीडिंग कैसा हो रहा है, आप थोड़ा सा बोलो। या आपको अगर कोई चीज़ में पढ़ाई करना है, चीज़ कमज़ोर लग रही है, तो उसके बारे में बात करो थोड़ा। तो वो बात करोगे ना, उससे क्या होगा ना, आपको एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा कि आप किसी के सामने जाके कॉन्फिडेंटली बात कर सकोगे। जो मैं आज स्टेज के सामने खड़ा हूँ, इस तरह से बात कर रहा हूँ ना, मैंने भी एक्सरसाइज कर चुका हूँ अपने आप में। और ये एक्सरसाइज मैं 2 सिविल सर्विसेज के लोगों को भी बताया जो लोग आज माशाल्लाह IAS ऑफिसर्स बन गए। तो इसलिए ये एक्सरसाइज करो, इससे आपको एक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा आपका, और फिर उसके बाद में लेके पढ़ाई करो। ओके।